अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस कोर्स ऑफ रिएक्ट जेएस। आज के लेक्चर में लास्ट लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्ट को इंस्टॉल वगैरह उसकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें देखी थी। आज के लेक्चर में हम इससे थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे और हम इसके स्ट्रक्चर को पहले देखेंगे कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आप पे होता है कि आप उसकी हाउ नाउ ले लो कि वो वर्क किस तरह करता है। अगर आपका घर है तो घर में 2 बेडरूम है तो 2 बेडरूम क्यों है, किस पर्पस के लिए हैं, क्या डिफाइन करते हैं, वो आपको ये पता होना चाहिए। तो सेम एज इट इज जब आप रिएक्ट में काम करने लगे हो तो आपको पता हो कि रिएक्ट के जो मल्टीपल फोल्डर्स हैं वो किस पर्पस के लिए हैं, और अगर कोई काम हमने करना है तो वो किस फोल्डर में जाकर करना है और किस तरह से करना है। एक अच्छे डेवलपर और एक बुरे डेवलपर के दरमियान फर्क ही सिर्फ ये होता है कि जो अच्छा डेवलपर होता है वो हमेशा बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट की जो है ना बिल्ड करता है। और जो बुरा जो डेवलपर होता है जिसको मैं जो है ना वेल एक्सपीरियंस नहीं होता, वो करते क्या है, वो अनस्ट्रक्चर बनाते हैं। अब स्ट्रक्चर एक प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है और एक प्रोजेक्ट अनस्ट्रक्चर किस तरह होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपने इर्द गिर्द ही देखें, आपका एक रूम है, अगर तो उसमें हर चीज वेल मेंटेन पर ही है, मतलब कि कोई भी आउटसाइडर आता है जिसको इतना आपके रूम के बारे में नॉलेज नहीं है, बट स्टिल वो आपकी हर एक चीज को एक्सेसिबल कर सकता है जो उसके काम की है। ठीक है, वो आपके पास होता है स्ट्रक्चर्ड, कि यार वेल मेंटेन और वेल स्ट्रक्चर इसने अपना रूम रखा हुआ है, हर एक चीज अपनी जगह पे है, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई ढूंढने में। उसके बाद आता है अनस्ट्रक्चर। अब कोई आउटसाइडर आपके कोड में आया है, उसने आपके कोड में समझ लें एक लाइन देखनी थी बस, लेकिन उस लाइन के लिए उसे दर्जनों जगह से देखना पड़ रहा है, दर्जनों जगह जाना पड़ रहा है, और जाके फिर वो लाइन नहीं मिल रही उसे। ये होता है अनस्ट्रक्चर। कि अगर तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर कर दो ना, किसी चीज को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे स्ट्रक्चर कर दो, देन भी वो अनस्ट्रक्चर की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि वो एक्सट्रीमली स्ट्रक्चर्ड है। अगर कोई चीज टोटली अनस्ट्रक्चर्ड नहीं है, स्टिल वो इसी कैटेगरी में आ रही होती है। तो आपने बैलेंस रखना है हर चीज के दरमियान, हर चीज को आपने इतनी फोल्डर की हायरार्कीज नहीं बना देनी कि मल्टीपल मल्टीपल एक फोल्डर उसके अंदर अलग एक फोल्डर फिर अलग एक फोल्डर फिर अलग एक फोल्डर। ये काम आपने नहीं करना। वो आपको आपके लिए तो होगा स्ट्रक्चर्ड है यार, मैंने वेल मेंटेन किया हुआ है पूरा कोड, लेकिन ओरिजिनली में वो क्या होगा, वो अनस्ट्रक्चर्ड कोड होगा। तो जो बंदा काम कर रहा होगा वो बहुत परेशान हो जाएगा यार, जो आपके बाद काम कर रहा होगा कि ये क्या है यार, इतनी फाइल्स जिसकी कोई जरूरत भी नहीं थी हमें। अब आपने एक लाइन ऑफ कोड लिखना है, फॉर एग्जांपल ये लाइन ऑफ कोड ये मैंने लिखना है। अब मैं इसके लिए पहले एक फोल्डर बना दूं और उस फोल्डर के अंदर इसकी एक फाइल बना दूं, तो क्या ये सूटेबल रहेगा? एक लाइन के लिए मैंने एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई, उस फाइल के अंदर क्या है, सिर्फ वो लाइन। तो ये भी आपके बैड अप्रोचेस में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा ही स्ट्रक्चर्ड कर दिया यार। एक चीज होती है ना जो बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट होती है, वो भी खराब आपको लगने लग पड़ती है, और एक चीज होती है जो बिल्कुल खराब होती है, वो तो लगती खराब रही होती है। जो इन बिटवीन कर रही होती है ना, वो आप कहते हो हाँ यार ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आप उसमें जो है ना अनस्ट्रक्चर का भी मजा ले रहे होते हो, थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर का भी मजा ले रहे होते हो। जब मिक्स रहता है ना काम, वो काम सही रहता है। ठीक है, तो आज हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखेंगे अपना काम स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप आपको जो है, हमने इस थ्रू आउट कोर्स में मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, और मैं चूज किया सेकंड ऑप्शन। पहले बता दूं, एक ऑप्शन है कि मैं रिएक्ट पकड़ूं और वन बाय ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताने बैठ जाऊं, और एक एक लेक्चर में हर किसी पे बना दूं। अब इसमें क्या होगा कि आपको माइट भी है, फॉर एग्जांपल आपके घर में आप 2 जिन हो। ठीक है, मतलब 2 जिन का मतलब जिन नहीं, मतलब ये 2 बंदे, आप 2 बंदे हो और आप रहते हो समझ लो 10 मरले के फ्लैट में, उसके अंदर 2 बेडरूम है। ठीक है, और ये प्लाट जो आपको ये पूरा जो आपको मैं घर पर ना समझ लो 3 करोड़ का पता पड़ा है।
ठीक है, अब 2 जिन हो, तीसरा कोई जिन नहीं है, तो क्या आपको 2 बेडरूम की जरूरत है? आपका एक किसी काम चल जाएगा। ठीक है, क्या आपको 10 मरले की जरूरत है? आपका 5 मरले से भी काम चल जाएगा, अगर वो वेल स्ट्रक्चर्ड बनाओ। तो यही चीज है। अब इसमें क्या, इसमें आप प्राइस भी एक तो ज्यादा दे रहे हो, ये होगा आपके पास 1.5 का। ठीक है, इसमें प्राइस भी आप ज्यादा दे रहे हो, आप चीजें भी आपकी ज्यादा यूजफुल है, सॉरी यूजलेस है, जो यूज नहीं हो रही, और अब उसमें टाइम भी ज्यादा लगाओगे। यहां पे क्या हो रहा है, ऑन द अदर हैंड आप प्राइस भी कम पे कर रहे हो, चीजें भी सारी यूजफुल आपके पास आ रही हैं, आपका खर्चा भी कम हो रहा है, क्योंकि इसमें आपका एक्सपेंस भी ज्यादा होगा। तो इस ये अप्रोच जो है ना, ये 10 मरले वाली है आपकी। जो दूसरी अप्रोच है वो आपकी 5 मरले वाली है। वो कौन सी अप्रोच है? जिस अप्रोच पे मैंने थ्रू आउट सब कुछ सीखा है, मैं वही अप्रोच आपको बताने लगा हूं, क्योंकि मैंने भी काफी टाइम लगा के चीजें सीखी हैं, और मैं इस अप्रोच पे स्टार्टिंग से चल रहा था, जो कि गलत थी। ठीक है, जो मैं इस अप्रोच के थ्रू 1 महीने में चीज सीखता था ना, फॉर एग्जाम्पल, वो दूसरी अप्रोच के थ्रू मैं वही सेम चीज 1.5 वीक में कर लेता था। और मैंने किया हुआ, मेरा पहली रैक का प्रोजेक्ट जो था वो थी ई कॉमर्स वेबसाइट। मुझे रैक का नहीं पता था, मैंने रैक को पकड़ा, उस प्रोजेक्ट को मैंने इतने वीक के अंदर बनाया। बेसिकली उसमें 2 प्रोजेक्ट बनाए मैंने, 2, एक जिसके थ्रू मैं लर्न कर रहा था, और दूसरा जब मैंने क्लाइंट को देना था। अब दैट्स व्हाई आई चूज ये वाली अप्रोच। अब जो सेकंड अप्रोच है, कि मैं बातें कर रहा हूं, सेकंड अप्रोच नहीं बताइए आपको। सेकंड अप्रोच क्या है? प्रोजेक्ट बेस्ड, कि आप जितनी भी लर्निंग करो वो प्रोजेक्ट बेस करो। क्योंकि प्रोजेक्ट बेस में क्या होगा, वो चीजें आपके सामने आएंगी जो इंडस्ट्री में डेली यूज होती हैं, जो आपकी ओकेजनली यूज होती हैं, उनके बारे में आपका सवाल भी नहीं होना। सवाल उन चीजों का होना है जो डेली 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 यूज होने वाली है। क्लियर बात? बेहतरीन हो गया। ठीक होगी बात। तो प्रोजेक्ट बेस में ये चीज होती है, एक तो आप वो चीजें देखते हो जो आपकी डेली नीड्स हैं, आप ओकेजनली नीड्स नहीं देख रहे होते। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेंट कोट, वो आपकी माइट भी सम के लिए डेली नीड हो, लेकिन मोस्टली के लिए वो ओकेजनली है, कि शादी ब्याह पे पहन लिया हमने, पार्टी पे जा रहे हैं देन पहन लिया, दैट्स इट। तो आपके पास ज्यादा कपड़े कौन से होंगे? जो आप नॉर्मल यूज में पहनते हो। ठीक है, ओकेजनली वाले आप ज्यादा लोगे नहीं, अगर लेते हो तो वो आप पे है स्टिल, लेकिन आपको उसका फायदा कोई नहीं होने वाला, क्योंकि वो ओकेजनली पहने जाने। जब तक आपने क्या होता, बॉडी बिल्डर बन जाओ, पहले कांगरी हो फिर बॉडी बिल्डर बन जाओ। ठीक, एक तो ये इस वजह से मैं प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच यूज करता हूं, दिस वन। ठीक होगी। अब नेक्स्ट बात क्या आती है, इसमें आपकी लर्निंग फास्ट होती है, क्योंकि आप लर्न कर रहे होते हो बाय प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है, आप लर्न कर रहे होते हो बाय थ्योरी एंड बाय लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन ज्यादातर थ्योरी होती है, कि मैं आपको इन डेप्थ ले जाऊं यार, कि हुक्स क्या होती हैं, उनके अंदर तक हम घुसे और बाहर निकले। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो थ्योरी होगी आपकी। इस अप्रोच में क्या होगा, आपकी हैंड ऑन एक प्रैक्टिस हो रही होगी एक प्रोजेक्ट में, और एट द एंड ऑफ द कोर्स, ठीक है, जब आप कोर्स एंड करोगे, आपके पास चलती फिरती एक वेबसाइट होगी। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में हम जाएंगे दो प्रोजेक्ट्स के साथ। एक प्रोजेक्ट होगा हमारा टू डू लिस्ट, जो हमने लास्ट टाइम बनाई भी थी जेएस में, हम उसी को आगे लेके चलेंगे टू डू लिस्ट को। और सेकंड वाला हमारा होगा अनस्प्लैश जैसी हम वेबसाइट बनाएंगे, मतलब कि समझ लें अनस्प्लैश का हम क्लोन बनाएंगे, ताकि आपको पिक्सल परफेक्ट अगर फिग्मा वगैरह से आपके पास आ गया तो किस तरह करेंगे आप वो देखेंगे। इसमें हम एपीआई हैंडलिंग, ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट, एक्सेट्रा सीखेंगे। पहले हम बनाएंगे टू डू वाला, क्योंकि ये बेसिक हमारे पास है, जो हमारे सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा। उसके बाद आएगा अनस्प्लैश वाला, ये हमारे पास एडवांस वाला। ठीक होगी बात। अब चलते हैं आगे। मैंने किया कंट्रोल दिस, वापस आया अपने एडिटर में। अब एडिटर में जाते हैं। लास्ट टाइम हम प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे थे, तो उसमें हमने रिएक्ट का ये प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया था। इस फोल्डर के अंदर हमने एक डेमो सेटअप किया था, ऐसा ही है।
अब इस डेमो को जल्दी से ओपन कर लेते हैं अपने पास CMD में, CMD में, और CMD से VS कोड में। ये मेरे पास सारी चीजें खुल गई। मैं जो बाकी चीजें वो बंद कर दूं। ठीक हो गया। टू डू लिस्ट, अच्छा ये स्टाइलिंग वगैरह लास्ट टाइम की थी हमने, ये वही चीज है। मैं क्या करता हूँ, सार को डिलीट करता हूँ पहले, क्योंकि ये चीजें हमारे पास नहीं थी पहले। यहाँ थोड़ा टाइम लग जाना है। मैं डायरेक्ट जाता हूँ फोल्डर में, SRS ठीक है, ये डिलीट हो गया हमारे पास। app.js इसके अंदर जो भी है वो भी मैंने कर दिया खाली टेब। ठीक हो गया हमारा। दोबारा से इनिशियल स्टेज पे जो था वही चीज वापस आ गई। अब हम करते क्या, स्टार्ट करते हैं पहले फोल्डर से। पहला फोल्डर जो आपके पास आता है वो है पब्लिक का। आपको याद हो जब हम HTML की फाइल बनाते हैं तो HTML की फाइल मैंने आपको कहा था कि स्टार्ट वाला जो होता है वो होता है आपका index.html। पब्लिक फोल्डर के अंदर जाएं और यहां पे देखें पहला फोल्डर क्या है आपके पास, index.html। अब ये index.html करता क्या बेसिकली, सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है ना वो सारी की सारी चल रही होती है इस पे, HTML के बगैर नहीं कोई भी आपकी वेबसाइट होगी। ये बात अपने माइंड में रखिएगा। प्योर JS का मतलब ये नहीं है कि HTML नहीं होगी। याद करें जब टू डू लिस्ट हमने बना रहे थे लास्ट टाइम, तो मैंने आपको एक ही टैग लगाया था HTML में, रूट का, और उसी के थ्रू काम किया था हमने आगे। तो यहां पे भी सेम चीज है, एक टैग लगा हुआ है रूट का, उस रूट टैग को हम एक्सेस कर रहे हैं एक फाइल में एंड उसके थ्रू हम उसके अंदर वैल्यूज एंटर कर रहे हैं। जो लास्ट टाइम जैसे मैंने JS में कराया था काम बिहाइंड द सीन वही हो रहा है। मैं ऑलरेडी आपको इन डेप्थ लेके जा चुका हूं रिएक्ट के JS वाले लेक्चर में, जो लास्ट डॉम का लेक्चर था, और उसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था टू डू का। अब यहां पे देख लेते हैं, ये बहुत ही फिमिलर आपको लग रही होगी क्योंकि अभी तक हमने यही किए हैं सारी चीजें। HTML है आपके पास, हेड टैग है, बॉडी टैग है, बेहतरीन हो गया। उसके अंदर एक आपके डिव है जिसका नाम है रूट। उसके अलावा ये लगा हुआ है फैब आइकन बेसिकली क्या होता है, फैब आइकन होता है कि आपकी जो वेबसाइट होती है, अगर मैं वेबसाइट पे जाऊं, मैं इसे बात करूं, ये ऊपर जो आपको नजर आ रहा है ना टॉप पे, ये टॉप पे ये होता है आपके पास फैब आइकन, इसको कहते हैं फैब आइकन। ठीक है, ये वो बता रहा है। वापस गया अपने कोड में। अब उसके बाद हमारे पास आ गई ये दो तरह के लोगोज हैं। इनके बारे में इतना आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही रिएक्ट मैनेज कर रहा होता है एप्पल के लिए, और ये एप्पल के लिए 912 वाला और 512 वाला आई डोंट थिंक सो कि कहीं यूज कर रहा होता है। आप उसे डिलीट भी कर दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैनिफिक्स में वो यूज होता है, तो मैनिफिक्स से आपको रिमूव करना पड़ना है। अब मैनिफिक्स और जेसन क्या है बेसिकली, मैनिफिक्स और जेसन जो है आपके पास, ये बता रही है आपकी एप्लीकेशन की डिटेल ब्राउजर को। लाइक आपके ऐप का शॉर्ट नेम क्या है आप यहां पे बताओगे, लेकिन जब बिल्ड बनाओगे ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगी अकॉर्डिंग टू आपके index.html के, तो आपका जरूरत नहीं है मैनुअली करने की सारा काम। उसके बाद नेम क्या है, वो कहती है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप सैंपल ऐप है ये, ठीक हो गया। उसके बाद आइकन्स जो मैंने आपको बताया कि फैब आइकन, लोगो 192 और 512, ये लोगोज हैं सारे। उसके बाद स्टार्ट यूआरएल याद हो हम कोड स्पेस डॉट डालते थे, तो मैंने डॉट के बारे में आपको क्या बताया था कि डॉट का मतलब होता है कि करंट डायरेक्टरी। तो ये क्या बता रहा है कि स्टार्ट यूआरएल जो आपका है वो है करंट डायरेक्टरी, ठीक हो की बात। उसके बाद डिस्प्ले है कि स्टैंड अलोन डिस्प्ले हो, कलर ये है, थीम ये है, वो चीजें छोड़ दो, उसकी काम नहीं हमारा। अब आते हैं रिबोटोस में। रिबोटोस जो TXT फाइल ये आपकी बिल्ड के लिए सिर्फ होती है, इसके आपका इतना पाला पड़ने वाला नहीं है, पब्लिक के अंदर ये मोस्टली होती है, और ना ही आपने इसमें कोई चीज चेंज करनी है।
यूजर एजेंट, जब आप एपीआई रिक्वेस्ट भेज रहे होते हो ना, तो यूजर एजेंट आपके पास आते हैं। वो क्या डिफाइन करे थे कि किस यूजर ने वो रिक्वेस्ट भेजी है। स्टैटिक का मतलब क्या, सारे जो मर्जी यूजर हो वो रिक्वेस्ट भेज सकता है। ये हो गया हमारा पब्लिक फोल्डर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नोड मॉड्यूल फोल्डर। पहले आता है लेकिन मैं बाद में बता रहा हूं। नोड मॉड्यूल फोल्डर क्या होता है, जब आप कोई भी पैकेज, जैसे मैं लास्ट टाइम npx create react ऐप की थी, तो उसने एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बना दी थी। तो ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि उसने कुछ पैकेजेस डाउनलोड किए थे रिएक्ट के, रिएक्ट मल्टीपल थे, मुझे एग्जैक्टली मुझे खुद याद नहीं है, रिएक्ट स्क्रिप्ट का था एक, इस तरह के मल्टीपल थे। तो बेसिकली ये वही, यहाँ उनकी फाइल्स जो होती है ना, वो आपकी यहाँ पड़ी होती है नोड मॉड्यूल के अंदर। इसके अंदर उनकी लोकल होस्ट पे सारी फाइल पड़ेगी। इन ईच फाइल के अंदर आपको पैकेट और जेसन की फाइल भी मिलेगी, क्योंकि ये एक इटसेल्फ एक पैकेज है पूरा पूरा। यहाँ पे जाते हैं, किसी को खोलते हैं, ये देख लो, अगर पढ़िए पैकेट और जेसन, इसके अंदर उस पैकेज की सारी लाइब्रेरीज लिखी हुई है कि ये लाइब्रेरीज हमें चाहिए इस पैकेज को यूज करने के लिए। तो उसके अंदर ही वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी होंगी, आपको नीड नहीं है इस चीज को करने की, ठीक है। आपका बस इतना याद रखिएगा, जितने भी पैकेजेस होते हैं वो सारे आपके पास नोड मॉड्यूल के अंदर ही इंस्टॉल होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एसआरसी। इस पे मैं आता हूं बाद में, पहले हम तो जाते हैं नीचे। गिट इग्नोर आपके बाय डिफॉल्ट आपके पास माइट भी ना आए, ये तब आती है जब आपके पास गिट सेटअप होता है आपके प्रोजेक्ट में, ठीक होगी बात। उसके बाद आपके पास आता है पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर आपकी जितने पैकेज ऊपर बयान किए हैं हमने, जितने पैकेज ऊपर देखे हैं, उन सब के ईच एंड एवरीथिंग बयान की गई है यहाँ पे। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे राइट डाउन है कि जैसे इस पैकेज है, इस पैकेज का वर्जन कौन सा है, ठीक है। उसके बाद इसकी रिजोल्वनेस क्या है, ठीक है। इसकी इंडिकेशन की इसमें सर्टिफिकेट यहाँ पे डाला हुआ है, सिग्नेचर डाला हुआ है। आगे इसकी डिपेंडेंसीज कौन सी हैं, वो ये दो हैं, वो भी बताई हुई है। ये इंजन कौन सा यूज कर रहा है आपके नोड का, वो भी बयान किया गया यहाँ पे। बाइबल, ये देखो, ये बेबल, ठीक है। ये ईच एंड एवरी आपके जो पैकेज होंगे ना, पैकेज उसके अंदर वाले पैकेज, उसके अंदर वाले पैकेज, उन सब की लॉग फाइल इधर होगी, ये सारी उनकी फाइल है, ठीक है। जो जो आपने नोड मॉड्यूल में देखा है, किसी पैकेज के आपने देखना है डिपेंडेंसीज क्या हैं, तो आप यहां पे जाके देख सकते हो log JS में, पैकेज log डॉट जेसन। उसके बाद हमारे पास आता है पैकेट डॉट जेसन, ठीक है यार, जान रखिए इसलिए मैंने वीडियो पोस्ट की थी, जान का एहतराम करना लाजमी है। अच्छा, तो बात है पैकेट डॉट जेसन में। पैकेट डॉट जेसन में आपके पैकेज, मतलब कि जो आपकी ये जो आप पूरे रिएक्ट की ऐप बना रहे हो, उसके बारे में सब कुछ है कि आपके पैकेज को कौन कौन से पैकेज नीडेड है। कि पैकेज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एट द एंड आप इसको डिप्लॉय भी कर सकते हो और इसे किसी और एप्लीकेशन में भी इंटीग्रेट कर सकते हो। रिएक्ट इसी वजह से फ्लेक्सिबल है, ठीक होगी बात। अब देखते हैं इसमें वन बाय वन क्या क्या चीजें। पहले आपके पास आता है नेम, ये होता है आपकी प्रोजेक्ट का नेम, ठीक है। अब इसको आप चेंज भी करते हैं, लेकिन ये होना चाहिए ऑल स्मॉल में। टू डू लिस्ट, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने कोई एरर नहीं जनरेट किया, नहीं तो एरर जनरेट करता है उसी टाइम में। उसके बाद वर्जन, मैं कहता हूं यार ये वर्जन 0.0.1 है, ठीक है, ये मेरा पहला वर्जन है। अब वर्जन किस तरह चलते हैं, 0. जब ये 9 तक जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा और ये दोबारा 0, फिर दोबारा जब 9 तक जाएगा ये 2 हो जाएगा, सो ऑन चलता रहेगा। ये 9 तक जाने के बाद आपका ये 1 होता है। ओरिजिनली वर्जन कंट्रोलिंग आपकी इस तरह ही हो रही होती है। उसके बाद कुछ हमने पैकेज बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होके आते हैं, वो हमारे पास ये पैकेजेस हैं। बहुत ही कम पैकेजेस है। एंगुलर में जाएंगे आप, एंगुलर में देखेंगे तो बहुत ज्यादा लिस्ट होती है पैकेजेस की जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होके आती है, ठीक है। उसमें क्या, पहला क्या है, ये ऊपर वाले 3 जो है टेस्टिंग के लिए होते हैं, लाइब्रेरी, टेस्टिंग लाइब्रेरी, फारिक राय ने, हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद रिएक्ट है, रिएक्ट का कौन सा वर्जन चल रहा है आपको यहां से पता चल जाएगा। अभी कौन चल रहा है, 18.2.0। उसके बाद रिएक्ट डॉम, हमने लास्ट टाइम ये बात की है वो वर्चुअल डॉम की, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूं वर्चुअल डॉम क्या है, ताकि आपको दोबारा क्लियर हो जाए, क्योंकि ये एक सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्चुअल डॉम का। आपके पास एक डॉम होता है जो डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, ये ओरिजिनल है। जब आप बिल्ड पहले दफा पैकेज में रिएक्ट जेएस को स्टार्ट करते हो, तो ये करता क्या, ये इस ओरिजिनल की कॉपी अपने पास वर्चुअली बना लेता है, ठीक है। ये क्या हो गया, वर्चुअल कॉपी हो गई इसकी।
फिर आपने फॉर एग्जांपल ये आपका कोड है, आपने कोड में कुछ भी लाइन ऐड की है ना, तो वो अपडेट रिएक्ट अपडेट करेगा वर्चुअल डॉम को, ठीक है। वर्चुअल डॉम में करेगा वो कंपैरिजन करेगा ओरिजिनल से अपना, और फिर ओरिजिनल में जहां पे जिस लाइन पे वो चेंज हुआ होता है ना, तो ये करता क्या, सिर्फ उस लाइन को अपडेट कर देता है, ना कि पूरे डॉम को दोबारा रेंडर करने बैठ जाए। इस वजह से रिएक्ट जो है वो फास्ट है। क्लियर होगी बात। अब हमारे पास आते हैं उसके बाद रिएक्ट डॉम, वही जो मैंने आपको बताया, सेम वर्जन होगा जो आपके रिएक्ट का होगा, वही वर्जन आपके रिएक्ट डॉम का भी होगा। उसके बाद रिएक्ट स्क्रिप्ट है, ये बेसिकली आपकी स्क्रिप्ट रन करने के लिए यूज होता है, जो कि यहां पे यूज हो रहा है कि आप स्टार्ट करना चाहते हो, बिल्ड करना चाहते हो, टेस्ट वगैरह, वो बेसिकली ये फंक्शन ये परफॉर्म करता है। उसके बाद वेब वाइटल आता है। वेब वाइटल आपके पास, अभी इसको छोड़ दे, इसको हम आगे देखेंगे। आप उसके बाद हमारे पास आते हैं स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट बेसिकली क्या होते हैं, स्क्रिप्ट होते हैं जो आप टर्मिनल पे जाके लिखते हैं ना, जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था npm start या yarn start, तो वो करता क्या है, वो package.json के अंदर आता है और देखता है यहाँ पे कोई स्टार्ट नाम की स्क्रिप्ट पड़ी हुई है। अगर स्क्रिप्ट पड़ी हुई है देन वो ये कमांड आपकी रन कर देगा। क्लियर बात। अगर आपको मैं कहता हूं यार कि एक स्क्रिप्ट बना दो प्रोडक्शन के लिए, स्क्रिप्ट बना दो डेवलपमेंट के लिए, देन आप क्या करोगे, यहां पे आओगे, स्टार्ट लिखोगे, कोलन, एज फॉर मैंने कर दिया डेव। अगर मैंने आगे ये कर दिया ना, इसका cd कर दो आप, cd कर दो, प्रोडक्शन है ना हमारे पास, तो ये प्रोडक्शन PROT प्रोडक्शन, cd करो आप पब्लिक के अंदर, ठीक है। उसके बाद नोड कर दो आप index.js। अब नोड index.js करने का क्या मकसद है, क्योंकि वो आपके पास पड़ी हुई है बिल्ड, JS नहीं है, HTML, वो आपके पास पड़ी हुई है बिल्ड, तो वो रिएक्ट से नहीं, इस स्क्रिप्ट से नहीं स्टार्ट हो सकती, उसको आप नोड से ही स्टार्ट करोगे। अब चला के देख लेते हैं इन्हें कि चलती है भी कि नहीं। अगर ना भी चाहिए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये हमारा मेन मोटिव नहीं है। yarn start PROD एंटर, ठीक है। उसने कहा द सिस्टम कुड नॉट फाइंड अ स्पेसिफिक, कोई मसला ही नहीं चली। तो अब ये देखो, मेन मकसद जो था वो ये था। अब यहां पे देखो उसने कमांड कौन सी रन की, cd publish node index.html। पब्लिश नहीं है, ये पब्लिक है। समटाइम आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो अपनी गलती की वजह से, उसके बाद कमांड नहीं चलती, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा डेवलपर कभी पैनिक नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोग्रामिंग है, इसमें आजकल चीज चल रही है, माइट भी जब आप क्लाइंट को दिखाने जाओ क्रैश हो जाती है। मेरे ऐसे दर्जनों वाकयात हुए हैं कि मैं अपने एंड पर चला के टेस्टिंग करके मैंने कहा बस बेस्ट हो गया मेरा, क्लाइंट के पास जाता था वो सिस्टम बॉम्ब। क्या होता था, कुछ मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी कैशे पड़ी होती थी, क्लाइंट के सिस्टम में कैशे नहीं होती थी, कोड क्रैश कर गया। तो वो वक्त के साथ साथ चीजें आप सीखोगे ये वाली। अब मैंने किया ये दोबारा, उसने दोबारा मुझे कह दिया जनाब जी it could not specify। मैंने कहा ठीक है यार, आज तो टाइम हमें इस पे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करें तो क्या होता है। ठीक है, यहां पे उसने रन कर दी, वहां पे नहीं किया, कोई मसला नहीं। ये चीज आप क्लियर हो गई कि आप स्क्रिप्ट किस लिए बनाते हो, आप अपनी ऑन स्क्रिप्ट भी यहां पे बना सकते हो। उसके बाद आपका ESLint बेसिकली क्या है, ESLint आपके पास एक फॉर्मेटर है फॉर रिएक्ट JS। अब JS में आपका सबसे ज्यादा मसला क्या होता था कि आपके पास 3 स्टेजेस होती हैं, पहले कोड लिखते हो, फिर कंपाइल होता है, डिबग होता है, एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे एग्जीक्यूट पहले होता है, फिर बाद में डिबग होता है, जो मर्जी है। लेकिन एग्जीक्यूशन से पहले कोई एरर शो नहीं करता रिएक्ट JS। यही वजह है कि टाइपस्क्रिप्ट जो है वजूद में आई, और यही वजह है इस तरह के पैकेजेस वजूद में आए, ताकि एग्जीक्यूशन से पहले आपको एरर का बता दिया जाए कि ये एरर है, ये आपका कोड क्रैश कर देगा। तो वो काम हम करते हैं ESLint के साथ। ठीक होगी बात। उसके बाद आपके आता है ब्राउज लिस्ट। अब ये भी सेम काम है, प्रोडक्शन और डेवलपमेंट में ये आपके वर्जन डिफाइन कराता है, कौन कौन से वर्जन में कौन कौन से वर्जन आपके डेवलपमेंट चलने चाहिए, कौन से वर्जन प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में कहता है सारे चलें आपके। ठीक होगी बात। ये था हमारे पास package.json। अब आ जाते हैं अपनी मेन फाइल के पास।
जो कि हमारे पास है src सोर्स फाइल। अब src फाइल में क्या है, आपके पास पहली फाइल जो रन होनी है, अब ये आप लोगों ने बताना है कौन सी। वीडियो पॉज करो, देखो कौन सी पहले रन होनी चाहिए। वेरी गुड, index.js। पता मुझे, जो आप नहीं भी दिया तो कोई मसला नहीं, शाबाश। index.js सबसे पहले रन होगी। अब जाते हैं हम पहली फाइल में index.js के अंदर। मैंने आपको क्या बताया था कि HTML में index.html वाली सबसे पहले रन होती है, ठीक है। PHP में index.php वाली सबसे पहले रन होती है, और इसी तरह JS में index.js वाली सबसे पहले रन होती है। अब यहां पे कुछ कोड है, जिस कोड को हमने नहीं छेड़ना, हमारा कोई तुक नहीं बनता है छेड़ने का। छेड़ोगे तो अपनी जिम्मेदारी पर छेड़ना, मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा, ऐसे छेड़ना जरूर। चलो, अब यहां पे कुछ इंपोर्ट्स हो रही है हमारे पास। बेसिकली ये इंपोर्ट्स क्या होती है, इंपोर्ट्स आपकी होती है JS के अंदर, कि आप एक JS को, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लास्ट टाइम हमने जो बनाई थी, हमने बनाई जब हम JS कर रहे थे, हमने एक पर्सन्स की क्लास बनाई थी, ठीक है। और उसको हमने दूसरी क्लास में एक और क्लास बनाई थी मेरे ख्याल से, उसके अंदर एक्सटेंड किया था, ठीक है। एक्सटेंड भी आप करो तो वो इनहेरिटेंस है, वो क्लास में आपका मोस्टली यूज होता है। सिंटैक्स फंक्शन कंपोनेंट में, क्योंकि रिएक्ट सारी फंक्शनल चल रही है, फंक्शनल में आप यूज क्या करते हो, इंपोर्ट। अब इंपोर्ट कहती क्या आपकी, इंपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है ना इनहेरिट कर रहे हो, आपने जो भी काम करना है रिएक्ट से, वो रिएक्ट डॉट करके उसके अंदर वाली चीज से पकड़ोगे आप, ठीक है। अब हम फंक्शनल कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, ये एक मेरी पर्सन की क्लास है और एक ये मेरी स्कूल की क्लास है। अब मैंने स्कूल की क्लास को पर्सन में यूज करना है, एक वे तो है कि आप एक्सटेंड कर लो, ठीक है। दूसरा वे क्या है कि आप इस फाइल को इंपोर्ट कर लो इस फाइल में। मतलब क्या, इस फाइल का सारा कोड आप उठा के ले आओ इस फाइल में, और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दो जिसका नाम रख दो फॉर एग्जांपल स्कूल। और जब भी आपने स्कूल में कोई चीज उठानी हो, देन आप करोगे स्कूल डॉट, आगे जो भी चीज उठानी है उसका नाम, ठीक होगी बात। तो ये काम, ये चीज है इंपोर्ट, और ये चीज है एक्सटेंड। एक्सटेंड में आपको स्कूल डॉट करने की जरूरत नहीं, आप लिखोगे वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। अब आते हैं नीचे उसके बाद। अब यहां पे देखो, मैंने कहा था कि आपका रूट जो है ये कहीं ना कहीं एक्सेस हो रहा है, और इसी की मदद से आगे पूरी एप्लीकेशन चल रही है। index.html पे चलनी, index.html पे ही है, जो मर्जी कर लो, क्योंकि ब्राउजर को HTML के अलावा कुछ समझ नहीं आता। वो कहता व्यू है तो मुझे HTML दो, व्यू नहीं है तो मुझे HTML ना दो, मैं भी कोई चीज नहीं दिखाऊंगा। क्लियर हुई बात। तो अब यहां पे कर रहे हैं वही मेथड जो हम पीछे से काफी दिनों से यूज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रूट। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे करता हूं कंटेनर, ठीक है, मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूं, तो आपने बताना ये क्रैश करेगा कि रन करेगा। मैंने कह दिया कंटेनर गेट एलिमेंट बाय डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID कंटेनर। कंटेनर हमारा एग्जिस्ट नहीं करता अभी, तो क्या ये चलेगा? अगर चलेगा तो क्यों चलेगा? इन सब के जवाब आते हैं, और रीजन भी है। अब आपने जिसने टू डू लिस्ट वाली प्रैक्टिस की है ना, उसको तो समझ आ जाएगी कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या एरर आएगा, वो सारा कुछ वो बता सकते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उनको समझ भी नहीं आने वाली, इसलिए साथ साथ प्रैक्टिस करना लाजिम है आप लोगों को। ये आपके पास रैक की ऐप चल रही है 3000 पे, एरर क्या आ गया? अच्छा, एरर वो आ गया लिस्ट का। हम लिस्ट को खत्म कर देते हैं ताकि हमारे पास, मैंने सेव कर दिया इसे, वापस आया। index.html को भी सेव नहीं किया मैंने। अब ये देखो, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में गया, जहां पे रूट आ रहा है, रूट के अंदर हमारे पास एक डिव आ रही है। अगर मैं आप करता हूं इस वाली फाइल को भी सेव, अब देखना पूरी कंपाइल हुई, रूट के अंदर कुछ आया नहीं, कंसोल में एरर आया, बिल्कुल आया। अब एरर क्या आया कि कंटेनर इज नॉट अ डोम एलिमेंट। वो कह रहा है कि कंटेनर जो है वो डोम में मौजूद ही नहीं है, तो मैं कैसे उस पर पूरी एप्लीकेशन रन कर दूं? अगर आपने नाम चेंज करना है तो देन index.html में जाके भी नाम चेंज करो। हम नाम चेंज करते हैं, मैं कहता यार रूट मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं चाहता रूट हो, मैं गया हूं index.html में,
यहाँ पे रूट लिखा हुआ है, मैं उसकी जगह कंटेनर पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। ये पूरी बिल्ड दोबारा बनाई, एरर गॉन, एलिमेंट में आए कंटेनर और उसके अंदर डिव। ठीक होगी बात। तो ये है आपके पास इंडेक्स और एचटीएमएल की पावर। रन जो भी कुछ होना है वो होना एचटीएमएल पे ही है। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है यू नीड टू एनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन द एप्लीकेशन। अब यहां पे आओ वापस, ये क्या लिखा है, यू नीड टू एनेबल टू रन द एप्लीकेशन, यू नीड टू एनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन द एप्लीकेशन। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, यहां यहीं पर ही सब कुछ रेंडर हो रहा है। सब चीजें इस एलिमेंट के अंदर आ रही हैं एज अ इनर चाइल्ड कह लें आप, या इनर एचटीएमएल कह लो। यहां हमने अपेंड कर रहे थे चाइल्ड, एक के बाद एक आ रहा था, एक के बाद एक आ रहा था। उसमें मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी कि आपने देखना है कौन सा एलिमेंट हम उसकी पोजीशनिंग पे चेंज कर सके उसे। कि मैं चाहता हूं मेरे पास दो एलिमेंट है, उनके बीच में तीसरा है, ये कैसे होगा? ये मैंने आपको कहा था करने को। अब आई डोंट नो आपने किया कि नहीं किया असाइनमेंट, लेकिन ये असाइनमेंट आपकी पेंडिंग है, ये आप लोगों ने ही करना है। अब ये कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर के अंदर अगर मैं अपना कुछ लिखता हूं ना, फॉर एग्जांपल डेव, अब देखते हैं क्या होता है। रिएक्ट का आपको महार जो है ना, रिएक्ट में आपको पापी बनने के लिए ना आपको रिएक्ट से खेलना पड़ेगा। पहले इसको देखो, पहले स्ट्रक्चर क्या है इसका, किस तरह वर्किंग हो रही होती है। अब जाते हैं दोबारा एलिमेंट में, टॉम एलिमेंट में, कंटेनर, उसके अंदर एक ही डिव आ रही है। मतलब कि क्या यूज कर रहा है अंदर, अपेंड तो यूज नहीं कर रहा। ये तो बात क्लियर होगी हमें कि ये अपेंड नहीं यूज कर रहा, क्योंकि अगर अपेंड यूज कर रहा होता तो यहां पे दो डिव्स आती, एक डिव नहीं आती। देन ये क्या यूज कर रहा है, ये इनर एचटीएमएल यूज कर सकता है, क्योंकि इनर एचटीएमएल करता क्या, अंदर वाला सारा कुछ चेंज कर देता है, या ये इसको खाली करके दोबारा इसके अंदर चीजें डाल रहा है। दोनों केस है। मैं आपको समझ आ रही है कि इसके अंदर कुछ लिखोगे तो कोई नहीं शो होगा, लेकिन अगर बाहर लिखोगे तो वो शो हो जाएगा आपका एलिमेंट में। ये मैं किया एलिमेंट में, ये मेरा डिव आ गई। अब मैं कहता हूं ये डिव को मैं करता हूं आईडी रूट। अब देखते हैं क्या होता है। आईडी रूट, आईडी कंटेनर, आईडी कंटेनर के अंदर है एलिमेंट, आईडी रूट के अंदर एलिमेंट नहीं है। लेट्स ट्राई, क्या ये पॉसिबल है कि मैं दो राउट्स बना सकूं। राउट 2 किया मैंने इसे, और यहां मैंने दे दिया रूट, और इस चीज को दोबारा एंटर कर दिया मैंने, लेकिन दिस टाइम मैंने कहा रूट 2। लेट्स सी रिएक्ट फुड़कता है कि चलता है। वापस आए कोड में। अब देखो राउट के अंदर भी आपकी डिव है और आपके इनर एचटी कंटेनर के अंदर भी आपकी डिव है। अब मैं चाहता हूं राउट पे मेरा अलग हो इंस्टेंस चले और कंटेनर पे अलग चले। देन क्या करना है हमें, यहां पे जाओगे, इस app.js की जगह मैंने कह दिया कि यार इसके अंदर HTML जाए मेरी डिव, ठीक है, डिव ओपनिंग और क्लोजिंग हो, डिव, उसके अंदर मैं लिखा हो दिस is my second row। अब यहां पे आपको नजर भी आएगा, वो व्यू पे भी आपको नजर आएगा, लिखा गया दिस इज माय सेकंड रोड। रोड के अंदर वो है, सिंपल के अंदर वो है। आप सिंपल वाला भी करते हैं आप, और देखते हैं क्या विजुअली भी दोनों सही नजर आते हैं कि नहीं आते। हम गए app.js के अंदर, यहां पे div था दिस इज माय फर्स्ट रूट। अब देखो दिस इज माय फर्स्ट रूट, दिस इज माय सेकंड रूट। अब ये फर्स्ट वाला ऊपर क्यों नहीं आया, सेकंड वाला नीचे ऊपर क्यों आया? इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन है कि रूट आपके पास जो है वो आपका पहले आपने डिफाइन किया हुआ है, और जो कंटेनर है वो आपने बाद में किया हुआ है। दैट्स व्हाई दोनों आ रहे हैं। अब जैसे जैसे हायरार्की चलेगी, अब क्या होगा, आपकी डॉम किस तरह बनेगी मैं आपको बताता जाऊं। अब आपके पास कुछ इस तरह होने लगा कि दो सेपरेट प्रोजेक्ट चलने लगे एक के अंदर ही। ये आपके पास है रूट, इसके अलग चाइल्ड, अपने चाइल्ड होंगे और उसके आगे चाइल्ड होंगे, ठीक है, हायरार्की डिफरेंट होगी। अब दूसरा है कंटेनर,
इसके अपने चाइल्ड होंगे और ये उनका रूट होगा। इसके रूट ये है, इसका रूट ये है, इसका रूट ये है, ये नहीं है, इसका रूट ये है। ठीक है, अब ये दो आपके चलने हैं, इन सब के ऊपर जो है वो तो आपकी बॉडी बैठी हुई है। ठीक है, जो इन सब के जो है ना कॉमन है, क्योंकि लाजमी एक लिंक होना लाजमी। अब इस तरह आपके मल्टीपल बनाने मल्टी बना लो, लेकिन ये यूज केस कभी आने वाला नहीं है आपके पास। लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि यार आप एक से ज्यादा अंदर में रूट्स बना सकते हो और उन रूट्स पे काम कर सकते हो। ठीक होगी बात। रिएक्ट इस तरह की कस्टमाइजेशन भी आपको प्रोवाइड करता है। अब वापस करते हैं अपने कोड को, क्योंकि हमें नहीं चाहिए ये डबल डबल कहानी वाली सी। मैंने इसको रूट कर दिया, यहां पे गया इंडेक्स में, सब कुछ बैक वापस। ठीक है, अब क्या हो रहा है, रूट चल रहा है। रूट के अंदर पहला जो आपके स्ट्रेप मोड क्या है, स्ट्रेप मोड बेसिकली आपको जेएस में यूज होता है, जो कि आपका स्ट्रिक्टली कहता है कि यार डिक्लेरेशन पहले करो और इनिशियलाइजेशन बाद में करो। काइंडली प्लीज ऐसा ही करो। आप ये मत करो कि आप डिक्लेरेशन जो है वो बाद में करो, इनिशियलाइजेशन पहले करो। नहीं, आप पहले ही डिक्लेयर करो, बाद में ही इनिशियलाइज करो। ये स्ट्रिप मोड आपका ये बात कर रहा होता है। उसके बाद ऐप डॉट जे ऐप होती है आपके पास। ये ऐप क्या है, पहला कंपोनेंट जो आपका रन होना है। इंडेक्स और जेएस ने रन होना है, उसने आपका रूट बना देना है। रूट बनाने के बाद रूट के अंदर आपने ऐप को रेंडर करा देना, मतलब कि आपकी ऐप रूट के अंदर प्लेस हो जाएगी एज अ इनर एचटीएमएल। ठीक है, ऐप प्लेस हो गई। अब इसके अंदर जो भी आप काम करोगे वो आपका रिफ्लेक्ट होगा वेबसाइट पे, यहां पे। अगर एक चीज नोट करोगे, जब भी चेंज कर रहा हूं ये दोबारा रीलोड नहीं हो रही, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज को चेंज कर रही है। अब नहीं की तो मैं आपको दिखाता हूं इसको। साइड बाय साइड दोनों खोलते हैं। इस साइड पे ये खोला, इस साइड पे ये खोला। अब यहां पे आपने नजर रखनी है। मैंने ये किया, सेव किया, आपका क्या चेंज हुआ, एक तो हेड चेंज हुआ। ठीक है, क्योंकि हेड के अंदर स्टाइलिंग हमने ऐड की है, ये मैंने नहीं ऐड किया, खुद बहुत ऐड हुई है। इसको भी हम रिमूव कर देते, कोई मसला नहीं। और आपका क्या चीज हुआ, ये चीज। आपके हर एक बॉडी चेंज नहीं हुआ, आपका नॉन स्क्रिप्ट चेंज नहीं हुआ, आपकी ग्रामरली का जो ये मेरी इंस्ट्रक्शन है ये वो चेंज नहीं हुई। मैंने नहीं बनाई हुई, ये बनी पहले हुई है। मैंने खत्म किया, सेव किया, क्या चेंज हुआ, सिर्फ ये लाइन चेंज हुई, बाकी चेंज नहीं हुआ। ये वर्चुअल डॉम है। अगर आप बाकियों में देखें तो आपके पास यहां से लेके एंड तक दोबारा चेंज होने लग पड़ेगा सारा कुछ। क्लियर है बात। अब app.js आपके पास आ गई। ठीक है, app.js देख लिया आपने। उसके बाद इंडेक्स की फाइल है। हम HTML में करते क्या थे, हम इंडेक्स अपना स्टाइल के अंदर डालते थे। यहां पे आप स्टाइल के अंदर नहीं ऐड करोगे, आप बेसिकली करोगे इंडेक्स को पकड़ोगे। ठीक है, ये जो आपकी index.css की फाइल, जैसे app.js है, app.js के पास app.css की फाइल है, उसको आप बेसिकली इंपोर्ट करोगे, किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाओगे। ये किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं होगी, इसको आप इंपोर्ट करोगे, दैट्स इट। जैसे आप स्टाइलिंग में करते हो, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जिस फाइल में इंपोर्ट हुआ होगा उसमें जाके देखेगा कि वो सिलेक्टर किधर है। जहां जहां उसे वो सिलेक्टर मिलेगा वो उसे पकड़ेगा एंड देन उस पर स्टाइलिंग इंप्लीमेंट कर देगा। रिएक्ट में जब भी आप काम कर रहे हो, एक चीज अपने माइंड में लाजमी रखिएगा, क्लास के नेम कभी भी डुप्लीकेट ना रखना, अगर अनलेस कि उनकी स्टाइलिंग बिल्कुल सेम है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास app.js है एक, ठीक है, उसके अलावा मेरे पास है एक लिस्ट है। ठीक है, अब लिस्ट में भी कंटेनर नाम का रख दिया मैंने, और app.js में मैंने कंटेनर नाम का रख दिया, तो क्या होगा, अगर तो app.js पहले रन हो रही है तो app.js वाली स्टाइलिंग उठा ली जाएंगी और इस पे लगा दी जाएंगी। अगर तो लिस्ट पहले रन हो रही है तो इस वाली प्रॉपर्टीज उठा ली जाएंगी जो एक कॉन्फ्लिक्ट कर रही है ऊपर वाली के साथ, और वो अप्लाई हो जाएंगी। तो इसलिए नाम हमेशा आपने डिफरेंट रखना है अपनी क्लासेस का एक कंपोनेंट के अंदर, ताकि कोई भी अगर जा रहा है ना तो उसको पता हो कि यार ये क्लास लगी हुई है तो इसका मकसद क्या है, ये कौन सी जगह पे लगी होगी। अब कंटेनर है, वो 1000 जगह लगा हो सकता है, अब मुझे क्या पता कौन सा कंटेनर में जाके कौन सा कंटेनर इशू कर रहा है। तो इसलिए आप लाजमी रिएक्ट में जब काम कर रहे हो आप इसको क्या करोगे, आप करोगे क्लास का नेम जो आपकी आपके कंपोनेंट का नेम ऐप है, तो आप करोगे ऐप कंटेनर, और ये कैमल केस में लिखोगे, कैपिटल कभी लिखना नहीं है इसे। ठीक है,
अब लिस्ट है तो मैं करूंगा लिस्ट कंटेनर। तो अब क्या होगा, आप जब भी देखेगा स्टाइल कि यार ऐप कंटेनर कोई मसला कर रहा है, उसे पता होगा यार ऐप में जाऊंगा भाई मसला पता चल जाएगा। लिस्ट में कर रहा होगा तो उसे पता होगा कि यार लिस्ट में जाऊंगा मुझे पता चल जाएगा कि मेरा मसला किधर आ रहा है, किधर आकर हो रहा है। तो ये आपके पास बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बता दी मैंने आपको, और साथ साथ ही हमने पूरा रिएक्ट का इन डेप्थ जाके पोस्टमार्टम भी कर लिया। हमने उसमें मल्टीपल राउट्स भी क्रिएट करके देख लिए, हमने उनका डेटा ऐड करके भी देख लिया, हमने इंडेक्स और एचटीएमएल को चेंज करके देख लिया, पैकेट और जेसन को हमने देख लिया, उसके अंदर स्क्रिप्ट राइट करके देख ली, बहुत कुछ कर लिया हमने आज। ठीक, एक चीज मैं आपको लाजमी बताता हूं, मैं जाने से पहले मैं लेक्चर को एंड करने से पहले, कि आपके कंपोनेंट जो आप बनाओगे उनको आप हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करोगे। ठीक है बात। जो फोल्डर बनाओगे उनको हमेशा स्मॉल से स्टार्ट करोगे। अब यहां पे आप देख लो ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, कंपोनेंट कैपिटल में है, सीएसएस भी कैपिटल में, सेम नाम की, टेस्ट फाइल भी उसकी सेम फाइल के नाम से है। इसी तरह index.js, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट रन होनी, इसको आई कैपिटल करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट रन नहीं होगी, केस सेंसिटिव है। index.css, उसके बाद ये आपकी जेएस की फाइल है तो ये स्मॉल में ही है। कंपोनेंट की फाइल हमेशा कैप में होगी, उसके फोल्डर हमेशा स्मॉल में होगा। क्लियर बात। अपना ख्याल रखें, कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में ही हम सारी चीजें सीखेंगे जो कि आप इंडस्ट्री में आपको यूज होनी है, और उसकी बेस पे आप जाके इंटरव्यू भी दे सकते हो। क्योंकि अगर तो मैं 1 बाय 1 पर चीजों चलने लग पड़ा तो इसी तरह ही होगा, मैं पूरा लेक्चर बोल के गुजार दूंगा, काम कम करेंगे बोलेंगे ज्यादा। क्लियर। लेकिन ये बोलना कंपल्सरी था आज के लिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।